नमस्कार सभी ज्योतिष प्रेमियों को। वैसे तो ये मेरा विषय नहीं है और ना ही मैं ज्योतिष पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए अभी तक कोई वीडियो बना पाया हूं। पर बहुत से ज्योतिषियों के, बहुत विद्वान ज्योतिषियों के अपने अपने मंतव्य आने वाले समय के बारे में मैंने सुने हैं, देखे हैं, बहुत गौर से सुने हैं। और उनके जो रेफरेंसेस हैं, जो उन्होंने काम में लिए हैं, जिन ग्रंथों का आधार उन्होंने काम में लिया है, वो भी मैंने बहुत अच्छे से देखने का उसको प्रयास किया है। इसी संदर्भ में अभी हाल फिलहाल जो घटनाक्रम आने वाली अमावस्या तिथि के आसपास बनने जा रही है कि एक ही राशि यानी मकर राशि के अंदर 6 ग्रह एक साथ आने वाले हैं। और इस पर अधिकतम ज्योतिषियों ने एक तरह का ही मत प्रस्तुत किया है और अधिकतर लोगों ने इसको कंपेयर किया है 1962 में होने वाली ग्रहों की युति से, जब 7 ग्रह एक साथ मकर राशि में आए थे और उसके बाद इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ। उनका वहां पर जो भी व्यू हो वो अपनी जगह है, परंतु मैं ज्योतिष का छात्र होने के नाते अपना विचार रखने का मुझे भी प्रेरणा ईश्वर से मिली और फिर मैंने भी इन दोनों योगों को थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की। देखिए, नारद संहिता, बृहद संहिता, सारावली, इन सभी में ग्रहों की युति के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है और उनकी फलश्रुति भी है। फिर भी मेरा एक मानना है कि ज्योतिष लकीर के फकीर की तरह चलने वाला विज्ञान नहीं है। समय के साथ और अपनी प्रत्युत्पन्न मति के द्वारा किसी भी योग को जानने का प्रयास करना चाहिए। ज्यादा मैं शब्दों से आगे ना बढ़ते हुए जो कुछ मैं इस योग के बारे में समझ पाया हूं और 1962 में होने वाले जो 7 ग्रहों का योग था उसके बारे उसको भी मैंने थोड़ा सा स्टडी किया। जो उसमें और इसमें जो अंतर है बेसिकली उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि ज्योतिष डरने और डराने का विज्ञान नहीं है। ज्योतिष दृष्टि का विज्ञान है जो हमें दूरदृष्टि प्रदान करता है, आने वाले भविष्य के प्रति हमें सावचेत भी करता है और हमें आने वाले भविष्य की सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों को दिखाता है। इसी क्रम में दोनों ही समय की मैंने अमावस्या की कुंडली बनाई और जहां पर 1962 के अंदर गुरु, केतु, शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्र, शनि और मंगल भगवान, ये सभी 8 ग्रह, अगर हम केतु को न भी माने तो 7 ग्रह, केतु को अगर साथ में मानते हैं तो 8 ग्रह एक साथ एक राशि यानी कि मकर राशि में आए थे, जो कि हमारे काल पुरुष की दशम घर की राशि है, कर्म का भाव है। ठीक ऐसे के ऐसे ही अब आने वाली अमावस्या पर 11 और 12 फरवरी के आसपास के बीच में ये 6 ग्रह सूर्य, बुध, चंद्र, गुरु, शुक्र और शनि भगवान एक साथ मकर राशि में होंगे। तो यहां पर भी एक बहुत बड़े ग्रहों का संयोग एक राशि में बन रहा है। तो सभी ने अपने अपने मतों को प्रस्तुत किया, पर मेरा यह मानना है कि हम सभी समझाने वाले ज्योतिषी इस तरीके से इस भाव को देखते हैं कि एक घर के अंदर सभी ग्रह कोई मंत्राना करने के लिए इकट्ठे हुए और फिर कुछ बड़ा होने वाला है। और चूंकि 1962 के अंदर काफी कुछ नेगेटिविटी हुई, इंडो चाइना वार हुआ, बहुत से राजनेताओं की हत्या हुई और भी बहुत सारी चीजें आप सर्च कर सकते हैं आराम से। वैसा ही कुछ शायद अभी होने वाला हो। पर अगर हम इन दोनों युगों को देखें तो कुछ दोनों में बहुत बड़ी अंतर है। देखिए, राज दरबार, अगर हम पुरानी हिस्ट्री को देखें तो राज दरबार हमें बहुत से देखने को मिलते हैं। राजा राम का भी राज दरबार था, रावण का भी राज दरबार था, हमने दुर्योधन का भी राज दरबार देखा है और हमने धृतराष्ट्र का भी राज दरबार देखा है। राजा केवल और केवल दंड का आह्वान करता है, उसकी जो सेना है, उसके जो मंत्री हैं, उसके जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो उस व्यक्ति को, वो उस अपराधी को दंड देते हैं। एक तो ये बहुत अच्छी
बात है, इसको समझने वाली बात भी है। हम ग्रहों के राजा जो हमारे यहाँ यूनिवर्सल राजा हैं वो है भगवान सूर्य। तो सूर्य राजा हो गए, परंतु 1962 में इन ग्रहों के योग के अंदर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि भगवान केतु और भगवान मंगल वो भी इस योग में साथ साथ थे। देखिए, निर्विवाद रूप से केतु को खुली तलवार कहा जाता है, केतु ग्रह को खुली तलवार कहा जाता है, ठीक है। और निर्विवाद रूप से ग्रहों के सेनापति के रूप में भगवान मंगल विराजमान है। तो जहां राजा का आश्रय मिला हुआ हो, सेनापति मौजूद हो और उसके हाथ में खुली हुई तलवार हो, तो निश्चित रूप से युद्ध की संभावना कही जा सकती है। परंतु अभी जब फरवरी 2021 में ऐसा 6 ग्रहों का या 7 ग्रहों का जो योग है यह होने जा रहा है, कुछ लोग प्लूटो को साथ में लेकर के यहाँ पर 7 ग्रहों का योग भी मानते हैं, तो जो भी 6 या 7 ग्रहों का योग जो भी आप माने वो होने जा रहा है, उसमें राजा तो विराजमान है, उनके मंत्रीगण भी विराजमान हैं, परंतु उनके सेनापति और सेनापति के हाथ का हथियार यानी कि तलवार वो दोनों ही इस भाव में नहीं है। तो मान के चलिए कि राजा अगर कहीं प्रकोपित होते भी हैं किसी बात को लेकर के, तो भी दंड देने के लिए उनके पास कोई कर्मचारी नहीं है। तो ये तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि कोई युद्ध वाली या नकारात्मक घटना किसी भी प्रकार से नहीं होने वाली, इस कालखंड में तो नहीं होने वाली, जब तक कि इस संयोग का प्रभाव रहेगा। जैसा कि कुछ संहिताएं ऐसा बोलती हैं कि किसी भी ग्रहों के संयोग का प्रभाव तब तक रहता है जब तक कि उस ग्रह उस जिस राशि के अंदर वह संयोग हो रहा है उस राशि के स्वामी उस राशि में रहो। तो ये ऐसा लगभग अप्रैल 2022 तक, जब तक शनि भगवान मकर राशि में रहेंगे तब तक का इस संयोग का कालखंड माना जा रहा है। परंतु जैसा आपको बताया कि ग्रहों के सेनापति इस संयोग के अंदर नहीं है, ग्रहों के जिसके पास अस्त्र शस्त्र हैं वह इस संयोग में नहीं है। अब हम थोड़ा सा और गहराई से इस योग को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, 1962 में जब ऐसा योग बना था तो बुध, गुरु, शुक्र ये तीनों जो शुभ ग्रह हैं, जो तीनों मंत्री की तरह भूमिका अदा करते हैं, जो राजा को भी अपनी सही मंत्रणा दे सकते हैं, वो सभी के सभी धनिष्ठा नक्षत्र में थे, जो कि मंगल भगवान का नक्षत्र है। और चूंकि मंगल भगवान एक सेनापति हैं, अतः ये सभी एक उग्र नक्षत्र के अंदर थे। जबकि अभी बुध, गुरु और शुक्र ये सभी श्रवण नक्षत्र में हैं, जो चंद्रमा का नक्षत्र है और जो बड़ा ही आनंददायक नक्षत्र है। तो अगर नक्षत्रों के प्रभाव को ग्रहों पर देखा जाए तो जहां बुध, गुरु और शुक्र ये सभी धनिष्ठा नक्षत्र में 1962 में थे, वैसा अभी नहीं है, ये सभी सौम्य नक्षत्र के अंदर हैं। साथ में भगवान शनि भी इनके साथ सौम्य नक्षत्र में है, जबकि उस टाइम पर भगवान शनि स्वयं वहां पर इस नक्षत्र में नहीं थे। आगे हम बात करते हैं, सूर्य भगवान अभी धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे उस अमावस्या के दिन पर, जबकि पहले भगवान सूर्य श्रवण नक्षत्र में थे। मतलब कि हो सकता है कि ग्रहों के राजा या जिन्हें हम सूर्य भगवान कहते हैं वो थोड़ी सी उग्रता ले भी लें, तो भी उनको संभालने के लिए भगवान बुध, भगवान गुरु और भगवान शुक्र बहुत सही स्थिति में विराजमान हैं। तो निश्चित रूप से मानकर चलिए कि हमारे देश पर और हमारे देश के अड़ोस पड़ोस में भी किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी युद्ध जैसी संभावनाएं मुझे इसको देख करके नजर नहीं आती, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर अभी वर्तमान में जब ये संयोग होगा तो मंगल भगवान भरणी नक्षत्र में होंगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। तो मंगल भगवान बिना सेनापति के कभी भी युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, और मंगल भगवान एक सौम्य ग्रह के नक्षत्र में होंगे। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भी ये संभावनाएं बहुत कम नजर आती हैं। तो फिर हो क्या सकता है? देखिए, जब मंत्रणा करने के लिए राजा के पास सभी मंत्री उपलब्ध हों, मतलब कि राजा के साथ भगवान सूर्य के साथ सभी ग्रह एक साथ हों या काफी कुछ ज्यादा ग्रह उनके साथ हों, तो मानकर चलिए कुछ बहुत सकारात्मकता होने वाली है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ये बुध, गुरु और शुक्र श्रवण नक्षत्र के अंदर भगवान सूर्य को सही मंत्रणा देंगे और निश्चित रूप से हमारे देश के लिए और सारे विश्व के लिए कोई बहुत अच्छी घटना होगी, कोई बहुत अच्छा नया इन्वेंशन होगा, या और भी जैसे कि
एक अभी बहुत बड़ी हम वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, हो सकता है इससे सभी को शांति मिले और जो भी एरिया इसकी वजह से रुका हुआ है, जो क्षेत्र जहां अभी तक की संभावनाएं बंद थी, वो संभावनाएं भी वहां पर खुलने लगे। तो इस संयोग के या इस संयोग से होने वाले विनाश के भय को मन से बिल्कुल निकाल देना चाहिए और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस संयोग को लेना चाहिए। निश्चित रूप से भगवान सूर्य, देखिए पहले जब ये संयोग बना था तो अमावस्या लगभग 4 फरवरी के आसपास थी। भगवान सूर्य मकर राशि के बिल्कुल मध्य में थे, जबकि अभी जब ये संभावना होगी तो भगवान सूर्य मकर राशि के लगभग अंतिम पड़ाव पर होंगे और वो लगभग 28 डिग्री के आसपास के हैं। तो 1 या 2 दिन बाद वो अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे, साथ ही चंद्र भगवान भी वहां से राशि परिवर्तन करके इस संयोग से बाहर हो जाएंगे। मतलब कि अभी भी अगर देखा जाए तो यह जो संयोग है, इसमें ग्रहों की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है। दूसरा, जो मूल मंत्रणा और जो एक तरीके से ज्ञान देने वाले जितने भी ग्रह हैं, बुध, गुरु और शुक्र, वो तीनों के तीनों श्रवण नक्षत्र में सौम्य नक्षत्र के अंदर हैं, जबकि पहले वो धनिष्ठा नक्षत्र में थे। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हमारे देश के लिए भी और सारे विश्व के लिए भी हो सकता है यह समय एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्पन्न करे और सभी ओर खुशहाली का माहौल हो। देखिए ग्रहों का प्रभाव बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, फिर भी ईश्वर करे कि जैसा मैं सोचता हूं वैसा सत्य हो और हम सभी बहुत खुशहाली के साथ इस 2021 को, इस 21वीं सदी के 2021 वर्ष को बहुत अच्छे से एंजॉय करें, बहुत अच्छे से हमारा देश और सारा विश्व तरक्की करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।